नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। उत्तराखंड में पुराने वक्त से रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं शांत, बाहरी मुसलमान आपराधिक घटनाओं को दे रहा अंजाम। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरते नजर आ रहे मंत्री गणेश जोशी। जांच को लेकर धामी कैबिनेट के फैसले का इंतजार। 19 अक्टूबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। रामनगर के राजकीय चिकित्सालय में आयुष्मान योजना के नाम पर लूट। अस्पताल में चल रहा धांधली का खेल। सरकार से लिए जा रहे पैसे, मरीजों की जेब भी हो रही खाली। उत्तराखंड की जेलों से फरार कैदियों की तलाश में पुलिस प्रशासन। पिछले 3 साल से फरार चल रहे 500 से ज्यादा कैदी कोविड-19 के दौरान पेरोल पर छोड़े गए थे बंदी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कई आपराधिक मामलों में समुदाय विशेष के लोगों का नाम सामने आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पुराने वक्त से रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोग शांत हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बाहर से आने वाले समुदाय विशेष के कुछ लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिनका विरोध राज्य में रहने वाला मुसलमान भी करता है। उत्तराखंड के अंदर आज से नहीं बहुत लंबे समय से अनेकों गाँव में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का ये मुस्लिम समुदाय हो नहीं सकता है। वो यहाँ के देवतुल्य स्वरूप को भी समझता है, यहाँ के रहन सहन को भी समझता है, और अनेकों स्थानों पर यहाँ के धार्मिक स्थलों पर उनका जाना होता है। हमारी पद्धति के अनुसार वो पूजा पद्धति भी कई बार अपनाते हुए मैंने उनको देखा है। ये जो भी षड्यंत्र हो रहा है, ये उत्तराखंड से बाहर के ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा हो रहा है, जो इस देवभूमि के स्वरूप को के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें थराली की घटना हो, उसमें मसूरी की घटना हो, और जिस प्रकार का ये सब घटना कर जब उसका जांच होती है, जब जो व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो सीधी सीधी बात वो व्यक्ति उत्तराखंड देवभूमि का नहीं होता है। इसलिए मैं इस बात को बहुत दावे से कह रहा हूँ, यहाँ के मुसलमानों को अब चाहिए कि ऐसे तत्वों के खिलाफ वो भी सख्त कार्रवाई करें। वहीं प्रदेश में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तरह भारत में भी दुष्कर्म के आरोपियों को तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तभी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी और बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। देखिए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है और उनको सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिस प्रकार अदर कंट्रीज के अंदर है कि ऐसे व्यभिचारी का, बलात्कारी का सरेआम फांसी होनी चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं, और उसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सवालों के घेरे में हैं। गणेश जोशी पर लगे आरोपों की जांच हो या नहीं, इसे लेकर धामी कैबिनेट को फैसला लेना था, लेकिन इसकी भी डेडलाइन निकल चुकी है। अब इंतजार कोर्ट में सुनवाई का है, लेकिन सवाल है कि क्या गणेश जोशी को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या मंत्री गणेश जोशी को बचाने की हो रही कोशिश? आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे हैं मंत्री जी। जांच को लेकर धामी कैबिनेट को लेना था फैसला। निकल गई डेडलाइन, नहीं लिया कोई निर्णय। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे नजर आ रहे हैं। इस मामले में जांच हो या नहीं, ये फैसला धामी कैबिनेट को लेना था, लेकिन इसकी भी डेडलाइन निकल चुकी है। 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट को इस पर फैसला करना था, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई अपडेट सामने आया नहीं है, या यूं कहें कि कैबिनेट की तरफ से कोई निर्णय ही नहीं लिया गया। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में 19 अक्टूबर को होनी है। सभी को सुनवाई का इंतजार है कि कोर्ट में आखिर क्या दलील पेश की जाती है, लेकिन कोर्ट से बाहर धामी कैबिनेट का जांच को लेकर फैसला न कर पाना कई सवाल खड़े करता है। विपक्ष भी इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेता नजर आ रहा है। पहले से ही विपक्षी दल ये आरोप लगाता रहा है कि यदि गणेश जोशी मामले में कैबिनेट जांच नहीं करवाती है, तो यकीनन अपने मंत्री को बचाने की कोशिश सत्ता पक्ष की नजर आएगी। ऐसे में सवाल तो ये भी खड़े होते हैं कि यदि मंत्री गणेश जोशी खुद पर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं, फिर कैबिनेट को जांच करवाने में क्या परेशानी है।
यहाँ तक कि सरकार को ही एक ऐसा सिस्टम तय कर लेना चाहिए ताकि हर मंत्री और विधायक के समय समय पर उनकी संपत्ति को सार्वजनिक किया जाए। सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए क्यों ना ऐसी परंपरा की शुरुआत की जाए, क्योंकि अक्सर ही जनप्रतिनिधियों पर पद पर रहते हुए अपनी संपत्ति बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। और यदि सरकार सिस्टम में पारदर्शिता को लेकर परंपरा शुरू करती है तो निश्चित ही जनप्रतिनिधियों को इसका भय रहेगा। बता दें कि 2017 में सत्ता संभालते ही त्रिवेंद्र सरकार ऐसा नियम लेकर आई, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये भी आई गई बात हो गई। हालांकि धामित सरकार के पास फिर मौका है जनप्रतिनिधियों पर सख्ती दिखाते हुए सिस्टम में इस तरह के बदलाव करने का। राजधानी देहरादून के आईटी पार्क में नाबार्ड ने सेब महोत्सव का आयोजन किया। इसमें सेब, कीवी के अलावा स्थानीय उत्पादों को खरीदारी के लिए रखा गया है। इस मौके पर नाबार्ड ने बताया कि स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही ये कदम उठाया गया। नाबार्ड के महाप्रबंधक की माने तो जो संस्थाएं नाबार्ड में रजिस्टर्ड हैं, उनके स्टॉल नवरात्र के मौके पर लगाए गए हैं ताकि उनके उत्पादों को बाजार मिल सके। हाँ, ये आपका बहुत ही उचित सवाल है। आप जैसे देख रहे हैं मेले का नाम है सेब महोत्सव 1.0। तो ये हमारा एक छोटा सा अभिनव प्रयास है, पहली बार, जिसके अंदर हम नाबार्ड द्वारा जो सहायता की गई है, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ के जो किसान भाई हैं, उनके जो उत्पाद हैं उनको हम एक थोड़ा सा मार्केट देना चाहते हैं। और मार्केट से ज़्यादा हम जागरूकता लाना चाहते हैं कि हमारे इतने उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं तो हमारे लोग उनका उपयोग करें, उन्हें बढ़ावा दें। तो जो हम सेब के उत्पादन कर रहे हैं, ये कम से कम 50 साल पहले से सेब का उत्पादन कर रहा है। पहले ऐसा होता था कि बिचौलिया है, जो उससे पहले बिचौलिया किसान का सेब ले जाते थे, लेकिन अब किसान थोड़ा जागरूक हो रहा है, खुद मंडियों में जा रहा है। हमारा सेब आज़ादपुर हो गया मंडी हो गया, चंडीगढ़ मंडी हो गया, देहरादून मंडी हो गया, कुछ एफपीओ के माध्यम से भी सेल हो रहा है। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत तो की, लेकिन कुछ अस्पतालों में इस योजना के नाम पर लूट चल रही है। आयुष्मान योजना के नाम पर सरकार से तो पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन मरीजों से भी इलाज के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आयुष्मान योजना के नाम पर लूट, अस्पतालों में जारी है धांधली, सरकार से लिए जा रहे पैसे, मरीजों की जेब भी हो रही खाली। बीमारियां जहां परेशानी लेकर आती है तो वहीं इलाज में खर्चे की चिंता भी सताने लगती है। ऐसे में गरीबों को इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता और इन्हीं चुनौतियों को कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 5 लाख का इलाज गरीब परिवार करा सकता है, लेकिन उत्तराखंड के रामनगर का रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय जो पीपीपी मोड पर संचालित हो रहा है, उस अस्पताल में आयुष्मान योजना का दुरुपयोग करना शुरू हो चुका है। आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और मरीजों के हाथ में मेडिसिन और ट्रीटमेंट का पर्चा थमाकर बाहर से मेडिकल से लाने के लिए कहा जाता है। इतना ही नहीं, जांच के नाम पर भी लोगों को बाहर भेजा जा रहा है और उनका मोटा बिल बना दिया जाता है। इधर योजना के नाम पर सरकार की आंखों में धूल झोंककर गरीबों का इलाज दिखाया जाता है। दूसरी ओर लैब और मेडिसिन के नाम पर गरीबों की जेब भी खाली की जा रही है। लोगों की सुविधाओं के लिए सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और जिम्मेदार अधिकारियों का ये फैसला लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। जाड़ा बुखार आ रहा था मुझे और मेरे पेट में दर्द बहुत था। मैं रात के 3-4 बजे यहाँ पर आई थी। मेरी एक बोतल लगा के मुझसे कह दे जाओ घर को। मेरी हालत घर जाके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं दोबारा यहाँ पर आई। यहाँ पर आन के बड़े उससे कह सुन के मैंने अपनी भर्ती हुई यहाँ। भर्ती होकर फिर मेरा ट्रीटमेंट चला, कुछ दवाई यहाँ अल्ट्रासाउंड यहाँ का हुआ है और मेरी सारी जाँचें बाहर। इलाज तो हमें तो कुछ ठीक लगा नहीं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कुछ देख रेख ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि आते हैं डॉक्टर पूछते हैं मेडिकल की दवा चले जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आयुष्मान लगाने के बाद में भी कोई जांच यहाँ की नहीं, कोई दवाई यहाँ की नहीं, सब बाहर के बाहर जांचें करवाई, बाहर दवाई है। हमने उनसे बोला कि उन्होंने बोला आयुष्मान कार्ड लगा दो। कल बोला कि बोले जांचें करा के लाओ। मैंने कहा मैडम जांचें तो अंदर से होंगी। बोले यहाँ पर मशीन वगैरह कुछ है भी है नहीं, यहाँ पर बाहर करा के लाओ। कल जांचें कराई, फिर दोबारा भेजा और जाँच कराने के लिए। आज फिर 45,000 का सामान मंगाया बाहर से मेडिकल वालों से। तो ये हमने यहाँ दिखाया था, अपने ये दोस्त के जीजू को दिखाया था, तो उन्होंने एडमिट कर लिया है यहाँ पर। लेकिन कल आयुष्मान कार्ड लगाने के बावजूद भी जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए या
मतलब सब कुछ हमें अपने खर्चे पे कराना पड़ रहा है। 4500 रुपये का जो सर्जिकल आइटम है वो हम अपने खर्चे पे बाहर से ला रहे हैं। रामनगर का रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय पीपीपी मोड पर संचालित हो रहा है और सरकारी योजना और लोगों के साथ जमकर खिलवाड़ भी किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी खबर नहीं। जब पीड़ित द्वारा सीएमएस से इस मामले की शिकायत की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द मामले में जांच की जाएगी। अगर मैं चेक कराऊंगा, अगर ऐसा है कि दवाएं भी बाजार से मंगाई गई हैं तो ये देखना पड़ेगा, संबंधित अधिकारी से पूछूंगा इस मामले में। ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा है तो जांच का विषय है, जांच करने पर पता लग पाएगा इसमें। लोगों को सुविधा देने के लिए भले ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड पर संचालित करने के निर्देश दिए हों, लेकिन अब यही निर्देश लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है, मनमानी ढंग से संचालित हो रहा है। लेकिन इस पर लगाम लगाना अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या धामी सरकार पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे ऐसे अस्पतालों पर क्या कार्रवाई करती है और आयुष्मान योजना के नाम पर सरकार से लूटा गया पैसा क्या रिकवर किया जाता है या फिर नहीं। उत्तराखंड में कोरोना काल में पेरोल पर छूटे कैदियों ने अब जेल प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। पेरोल की समय सीमा तो खत्म हो गई, लेकिन कैदी अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। वहीं अब जेल प्रशासन जेल से छूटे इन कैदियों की तलाश में जुटा हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कोरोना काल में पैरोल पर छूटे कैदियों ने जेल प्रशासन के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। बता दें कि कोर्ट के निर्देश अनुसार बनाई गई कमेटी ने कई कैदियों को पैरोल देने का निर्णय लिया था। हैरानी की बात तो ये है कि कोरोना तो खत्म हुआ, लेकिन पैरोल पर छोड़े गए कैदी वापस जेल नहीं लौटे हैं। अब जेल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन सभी जिलों के एसएसपी को इसकी जानकारी भेज दी है और इसके अलावा जेल अधीक्षकों को भी इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में ऐसे 301 कैदी थे जिन्हें कोरोना काल के दौरान पैरोल पर छोड़ा गया। चिंता की बात तो ये है कि इनमें से 81 कैदी अब तक वापस नहीं लौटे। हालांकि ये ऐसे कैदी थे जो 5 साल से कम वाली सजा के आरोप में जेल में थे। कोरोना के दौरान एक कमेटी बनाई गई थी जिन कैदियों को अंतरिम जमानत पर कोर्ट के निर्देश अनुसार छोड़ा गया था। ऐसे कई कैदियों ने भी सरेंडर नहीं किया। आंकड़ों के रूप में देखें तो अंतरिम जमानत वाले कुल 1102 कैदियों में से 512 कैदी अब तक बाहर ही हैं और उन्होंने जेल में वापसी नहीं की। जेल के द्वारा जो है इसमें प्रयास जो है पुलिस भी इसमें जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं। ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है और उसमें सारी पुलिस उनको जो है अभी तलाश कर रही है। हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जो कैदी बाहर हैं और जिनका पैरोल का समय खत्म हो चुका है, उनकी जानकारी ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। उधर ऐसे कैदियों के एड्रेस पर नियमानुसार सूचना भी भेजी जा रही है, लेकिन ये कैदी सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला पुलिस विभाग के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि प्रशासन ने अब इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं देहरादून स्थित मोहकमपुर में दून मॉल में अब सुविधा स्टोर के नए ब्रांच का आज उद्घाटन हो चुका है। आपको बता दें कि देहरादून की ये 14वीं ब्रांच है, जिसमें से 11 जो ब्रांच है वो खुद मालिक की तरफ से संचालित की जाती है। जो अन्य 3 ब्रांच है उनकी फ्रेंचाइजी दी गई है। आपको बता दें कि जो उद्घाटन है आज सुविधा स्टोर का वो टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत भरत गिरी द्वारा किया गया। इस मौके पर स्टोर के मालिक का ये कहना है कि देहरादून में कई जगहों पर सुविधा स्टोर का संचालन किया जाता है और इन सभी सुविधा स्टोर्स पर कम दामों पर आम जनता की सहूलियत के हिसाब से चीजें जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। मॉल में हमारा पहला एक्सपीरियंस है सुविधा का और हम चाहते हैं जो कस्टमर को एक अच्छी सर्विस सही रेट पे एक अच्छी क्वालिटी मिले, उस पे हम आगे चल रहे हैं। दुकानें मैंने बहुत सी देखी है, लेकिन आज ये सुविधा केंद्र जो मैं देख रहा हूँ इससे देहरादून वालों को बहुत सुविधा होगी और सुलभ भी होगा।
और इससे बड़ा तो मुझे तो नहीं लगता कि उत्तराखंड में और कोई सुविधा केंद्र होगा। ये सबसे बड़ा सुविधा केंद्र है मेरी नज़र से, और देहरादून उत्तराखंड निवासियों के लिए इससे बढ़कर और कोई सुविधा मिल नहीं सकती है। वहीं रुड़की में सिंचाई विभाग, राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग ने इसी जगह पर पहले भी अतिक्रमण हटाया था। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों ने एक बार फिर से विभाग की जमीन पर कब्जा किया है। कलियर बस स्टैंड पड़ता है, वहाँ सिंचाई विभाग की भूमि है, उसके ऊपर अस्थायी अतिक्रमण था जो कलियर शुरू होने से पहले जो था नोटिस देके उसको हटाया गया था, लेकिन कुछ लोग उसमें पुनः बैठ गए थे, खोखे वगैरह रख के, तो उसको हटाया गया है। वहीं नरेंद्र नगर में आयोजित कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का समापन हो गया है। कार्यक्रम के आखिरी दिन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं को जीतने वाले सभी लोगों को पुरस्कार वितरित किए। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ये मेला प्रदेश भर में आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने कहा कि इस मेले में विभागों द्वारा कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए, आम लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। उधर हल्द्वानी में पहाड़ी आर्मी और एकता मंच ने उत्तराखंड को 5th शेड्यूल में शामिल करने की मांग की है। दोनों संस्था के सदस्यों का कहना है कि वो अपनी इस मांग को लेकर 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में सम्मेलन करेंगे, जिसमें वो अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन करेंगे। हम और हमारे साथी लोग इस राज्य में मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी मांग है केंद्र और राज्य सरकार से उत्तराखंड के संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान के अनुरूप मूल निवास और भू कानून को, संविधान में पर्वतीय राज्य की अवधारणा को कंप्लीट करने के लिए हमें अधिकार दिए है। वो अधिकार है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची। हम उत्तराखंड के लोग, पहाड़ी क्षेत्र के लोग संविधान की 5वीं अनुसूची को फुलफिल करते हैं, ट्राइबल स्टेटस को फुलफिल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में ट्राइबल स्टेटस घोषित किया जाए, यानी पूरे उत्तराखंड में भारत की संविधान में निहित 5वीं अनुसूची लागू की जाए। वहीं देहरादून के विकास नगर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से करीब 2.5 किलो चरस बरामद की गई। बताया जा रहा है कि देहरादून से विकास नगर की तरफ आने वाली बस की चेकिंग के दौरान ही पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है। कल थाना सहसपुर द्वारा पुरोला से देहरादून की ओर आ रही एक बस को चेक किया गया, तो उसके परिचालक द्वारा एक केबिन बनाया गया था, जिसके अंदर से 2 किलो 580 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसमें चालक जो है नसीम, जो कि विकासनगर जीवनगढ़ का रहने वाला है, तथा परिचालक तालिब, जो कि रीठा मंडी देहरादून का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है। उधर लक्सर में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ताजा मामला मुबारकपुर गांव से सामने आया, जहां चोर विद्युत केबल के साथ ही ट्यूबवेल की मोटर भी उड़ा ले गए और इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। नाराज ग्रामीण चोरों को चुस्त और पुलिस को सुस्त बता रहे हैं। आज जो यहाँ पर ग्राम मुबारकपुर में हमारा गांव है, ये यहाँ पर लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा चोरी हुई है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन भी सुस्त है, क्योंकि आए दिन लगातार चोरी, डकैती, स्मैकिंग ये सब चल रहा है। क्या ऐसा कि प्रशासन को पता नहीं है इस चीज़ का? और अगर प्रशासन इस पर पाबंदी लगाना चाहे तो वो एक दिन में पाबंदी लगा सकती है। कहीं ना कहीं उनका हाथ इसमें है। और बिजली विभाग भी इतना, वो ऐसा क्या हुआ कि चलती लाइन से उन्होंने लाइन चोरी कर ली, चलो मोटर तो उतर जाती है, तार हटा दिए, पर चलती लाइन से जो चोरी हुई है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बिजली विभाग भी इसमें शामिल है। वहीं दिनेशपुर के वार्ड नंबर 1 में किराए के मकान पर रहने वाले एक व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। जी, हमें सुबह सूचना मिली कि यहाँ एक गांव में मौत हो गई है, तो हम आनंद फानंद में यहाँ पहुंचे। उनके घर के तरफ को बढ़े, पूरे ग्रामवासी भी आए और आने के बाद देखा कि बाहर से दरवाजा बंद था। वो जो रंजित विश्वास नाम का व्यक्ति है, वो अंदर फांसी पे झूला हुआ था। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। उत्तराखंड में पुराने वक्त से रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं शांत, बाहरी मुसलमान आपराधिक घटनाओं को दे रहा अंजाम। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरते नजर आ रहे मंत्री गणेश जोशी। जांच को लेकर धामी कैबिनेट के फैसले का इंतजार। 19 अक्टूबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। रामनगर के राजकीय चिकित्सालय में आयुष्मान योजना के नाम पर लूट। अस्पताल में चल रहा धांधली का खेल। सरकार से लिए जा रहे पैसे, मरीजों की जेब भी हो रही खाली। उत्तराखंड की जेलों से फरार कैदियों की तलाश में पुलिस प्रशासन। पिछले 3 साल से फरार चल रहे 500 से ज्यादा कैदी कोविड-19 के दौरान पेरोल पर छोड़े गए थे बंदी।